हाँ कर दो स्टार्ट। तो हम देख लेते हैं बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इंडिया में हमने केस देख लिया, इंडियन लॉ। तो इसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, जो मैं फिफ्थ सिक्स लाइन पढ़ रहा हूँ। इंडियन लॉ रिस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेस्टिट्यूशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लॉ। In Mohori BB versus Dharmodas, the court held that minor not liable under section 64 and 65 of Indian Contract Act। 64 मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो पार्टी होती है, प्रोमिसर प्रोमिसी। एक पार्टी की अगर कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस से ली गई है या फ्रॉड से ली गई है, या मतलब उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है ना, उस कंडीशन में उस पार्टी के पास राइट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइन करता है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जब वो, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने दे या रिसाइन कर दे। अगर वो रिसाइन कर रहा है तो सेक्शन 64 बोलता है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपने अगर कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो उस बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा आपको दूसरी पार्टी को। 64 में मैंने बताया था। 65 में मैंने बताया था कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है, दो तरह, एक होता है एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट वो होगा कि जो इनिशियली वॉइड है, जो सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, सेक्शन रेड रेड विद सेक्शन 2H जो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, वो वॉइड हो जाएगा। तो वॉइड का अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो सपोज करो फ्री कंसेंट पार्टी की नहीं है, या फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय, तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो सपोज करो मैं वंश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और वंश को के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ, और वंश को बोलता हूँ कि मेरे को तेरी बाइक खरीदनी है। वंश की बाइक की वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो इस कंडीशन में मैं भी मेजर हूँ, वंश भी मेजर है, फ्री कंसेंट भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिक्लेयर वॉइड है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट जो है, वंश की बाइक चोरी की है, मेरे को बाद में पता लगता है वंश की बाइक तो चोरी की है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 23 बोलता है कि एग्रीमेंट, जो जब एग्रीमेंट हम कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा बाइक, जो मेरे को बाइक खरीदनी है, तो वो तो अनलॉफुल है। अब क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है, तो मैंने वंश को एडवांस में दे दिया, तो मेरे को बाद में पता लगता है कि यार वंश की बाइक तो चोरी है, तो क्योंकि वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, वॉइड बन जाता है, तो वॉइड होता है शुरू से ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वंश को मेरे वो 1 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। मैं कौन सी एप्लीकेशन लगाऊंगा, सेक्शन 65 की एप्लीकेशन लगाऊंगा कोर्ट में। ठीक है कैसे जज साहब? मेरे को बाद में पता चलता है कि वंश ने मेरे साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन वंश की बाइक तो चोरी की है, तो ये तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में 65 मेरे को अलाउ करेगा कि मैं रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है, मैं वंश के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, एक होता है, ये तो होता है एग्रीमेंट, अब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ये होता है कि एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, सेक्शन 56 सब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग मुझे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड। जैसे सपोज करो मैं वंश से बोलता हूँ, वंश मेरे को तेरी बाइक खरीदनी है, और मैं वंश को 1 लाख रुपए भी दे देता हूँ। वंश अपनी बाइक मेरे को डिलीवरी करने वाला था, लेकिन वंश की बाइक उससे पहले चोरी हो गई। तो वंश, ये कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ था इसमें, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, लॉफुल कंसिडरेशन थी, फ्री कंसेंट थी, या फिर कंपिटेंसी ऑफ पार्टी थी, एग्रीमेंट नोटिकल, सब कुछ इसमें सही था, सेक्शन 10 भी सही था, सेक्शन 2H भी सही था। लेकिन ये सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ही चोरी हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस कंडीशन में सेक्शन 56 सब क्लोज, जब सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे, उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। के इनिशियल स्टेज पे एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया या लॉ में चेंज हो गया, तो अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली वॉइड बन जाता है। जैसे सपोज करो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कि कोरोना के टाइम पे हम सब घर बैठ गए थे। तो अब सपोज करो एक एक केस ये था कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर दो, वो क्या कर लेता है, वो एक ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपकी बिल्डिंग 2 महीने में बना के दे दूंगा। उसने 2020 में इनिशियल स्टेज में उसने एग्रीमेंट किया एक बंदे के साथ कि मैं 2 महीने में आपकी 3 माले की बिल्डिंग बना के दे दूंगा, ये मेरा एग्रीमेंट है, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसी दौरान कोरोना लग गया। अब जब कोरोना चलता है तो लॉ में चेंज हो जाता है कि 5 से ज्यादा, एक से ज्यादा, कोई मतलब एक से ज्यादा क्या, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब क्योंकि वो सब्सिक्वेंटली लॉ में चेंज होता है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता 2 महीने के अंदर अंदर। अब क्योंकि वो 2 महीने के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो सेक्शन 56 में उसको सब क्लोज टू में एग्जम्पशन मिली हुई है कि अगर लॉ में कल को चेंज हो जाता है, या जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको जरूरत नहीं है आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। सेक्शन 56 सब सेकंड पार्ट, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगलीराम केस में ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा भी इस पे। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस कंडीशन में अगर सपोज करो दूसरी पार्टी ने, जैसे मेरे वाले केस में क्या हुआ था, कि सब कुछ था, मैंने लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था वंश के साथ कि वंश मेरे को तेरी बाइक खरीदनी है। लेकिन सब्सिक्वेंटली मैंने उसको पैसे भी दे दिए थे एडवांस में। सब्सिक्वेंटली जब वंश को अपनी बाइक डिलीवर करनी थी, तो वंश की बाइक चोरी हो गई थी। तो वंश की जब बाइक चोरी हो जाती है, तो वंश अपनी बाइक तो मेरे को डिलीवर नहीं कर सकता।
क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन वंश को अब जो मेरे से पैसे 1 लाख रुपए होते वो रेस्टिट्यूट करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 65 में। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट or contract that becomes void. This section deals with situation where an agreement is discovered to be void or become void. In such cases, a person who has received any advantage under the agreement is bound to restore it. समझ गए मेरी बात? समझे? यस सर, यस सर। अब आते हैं इंडियन लॉ में। रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर्स में देख लेते हैं इंडियन लॉ में क्या हुआ था। इंडियन लॉ विद रेस्पेक्ट टू रेस्टिट्यूशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लॉ इन, क्योंकि लेस्ली वर्सेस सेल जब हमने केस पढ़ा तो उसमें तो बोल दिया था कि माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है इंग्लैंड में। क्योंकि अगर सपोज करो माइनर ने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया, वो मेजर है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है, तो उसको वो प्रॉपर्टी तो वापस करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी के केस में माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है। लेकिन माइनर ने अगर कोई पैसे रिसीव किए तो पैसे तो आप वापस नहीं करा सकते माइनर से भी। ये लेस्ली वर्सेस सेल केस में। लेकिन इंडिया में उल्टा है। इंडिया में बोल दिया मोहरी वर्सेस धर्मोदास केस में कि माइनर के अगेंस्ट में तो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है चाहे वॉइड है। सेक्शन 64 65 में भी माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर नया केस आता है इन खानगुल वर्सेस लाका सिंह। The court held that doctrine of restitution find a place in section 41 of the Specific Relief Act, section 33 New Act. False representation by minors about his age given rise to equitable liability. अब आते हैं हम इक्वालिटी पे। क्योंकि सपोज करो आज के टाइम में अगर सब अपने आप को मिसरिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देंगे आज के टाइम में, तो अगर सपोज करो रोज कोर्ट के पास एक केस आना स्टार्ट हो जाए कि सर एक बंदा था उसने अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया, अपने आप को मेजर बताया और बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मोहरी भी धर्मदास के अकॉर्डिंग तो फिर तो उसको क्या हो गया? अनजस्ट अनरीचमेंट हो गया। फिर मतलब ऐसे तो सब के सब अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर है और सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इक्वालिटी ने एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर दिया खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया कि बेशक लॉ अलाउ नहीं करता है, 64 65 अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इक्वालिटी अलाउ करती है। इक्वालिटी अलाउ करती है कि भैया एक पर्सन जिसने अनरीजनेबल तरीके से कुछ गेन किया उसको उस जो जो गेन है उसको वापस करना पड़ेगा। यही सेक्शन 63 ऑफ आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ लेना। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेदर रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल अगेंस्ट माइनर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो आप लिख दोगे कि यस रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल अगेंस्ट माइनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन इसमें आप पूरी स्टोरी बताओगे कि पहले एक केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, उसमें बोल दिया था कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, यस सर। इस इसलिए क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट में आप रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं करा सकते। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर कोई बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 18 साल का है, ये साउंड माइंड है, और वो कॉन्टेक्ट कर लेता है जबकि वो ना तो 18 साल का था ना साउंड माइंड था, तो मौर्य भी फिर धर्मदास केस में बोल दिया और उसने आपसे कुछ ले भी लिया कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, तो आप उससे वो वापस नहीं ले पाओगे। ये मौर्य भी से धर्मदास केस बोलता था। लेकिन सेक्शन 63 सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो अलाउ कर देता है। अब खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया, इसमें एक थ्योरी दी थी अनजस्ट अनरीचमेंट, जिसे बोलते हैं नो वन कैन बिकम रिच ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो अगर माइनर को हम अलाउ ही ना करें वैसे वापस करना या प्रॉपर्टी वापस करना, तो वो तो अनजस्टली अनरिच हो जाएगा, दूसरे की कॉस्ट पे खुद अमीर बन जाएगा। और लॉ इसे अलाउ नहीं करता, इक्विटी से कभी भी अलाउ नहीं करती। इस इक्विटी के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे सेक्शन 33 ऐड कर दिया जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय माइनर about his age give rise to equitable liability. Court held that grant of restitution is not enforcement of contract, but restoration of state of formation of contract. Under सर Indian सर law, आवाज minor कट is रही है सर liable आपकी। to, under Indian law, the minor is liable to pay। अब आ रही है यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज बार बार। यस सर, आ रही है। हाँ, तो खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस में बोल दिया, देखो अगर ये होता है कि अगर हम किसी के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन करा रहे होते हैं ना, तो हम ये बोल देते हैं कि अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स करा रहे होते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम आइडेंटिटी दे रहे होते हैं।
अब माइनर का एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होता है, तो उसकी तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो बेनिफिट भी वापस नहीं हो सकते। लेकिन खानगुल वर्सेस लाखाकिन केस में बोल दिया कि इक्विटी नाम की भी तो चीज है, कि जहां लॉ फेल हो जाता है वहां इक्विटी प्रिवेल होती है। कि अगर सपोज करो आज के टाइम बाद हर कोई अपने आप को मिसरिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देगा कि मैं तो मेजर हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसमें अनजस्ट अनरिचमेंट थ्योरी आ जाएगी कि नो वन कैन बिकम रिच ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। अगर कोई सपोज करो हर कोई ये 10 12 या सब कोई ये करना स्टार्ट कर दे कि वो तो मेजर है जबकि वो माइनर है, और दूसरे से पैसे लेना स्टार्ट कर दे, तो फिर इसके लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए। तो इक्विटी बोलती है, इसके लिए एक लॉ ऐड कर दिया हमने सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 64 और 65 के अकॉर्डिंग तो माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? 64 और 65 में माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं यस है। सर। तो किस सेक्शन में माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है? सर 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अच्छा, एक चीज और, सेक्शन 64 और 65 में माइनर के अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, किस केस में बोल दिया था? सर मोहिनी बीवी वर्सेस वही धर्मोदर दास केस। अच्छा, धर्मोदास। अच्छा, सेक्शन 33 जो ऐड हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इक्वालिटी के बेस पे, वो किस केस के बाद ऐड हुआ है? सर वो ये खानगुल वर्सेस लाका सिंह। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट थी। अच्छा, इसमें इंग्लिश लॉ थोड़ा डिफरेंट है। वो ये बोलता है कि अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे अगर प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी तो वापस करनी पड़ेगी। रेस्टिट्यूशन अगेंस्ट माइनर पॉसिबल इफ ही हैज टेकन सम प्रॉपर्टी बाय मिसरिप्रेजेंटिंग ही दैट ही इज मेजर। लेकिन पैसे वापस नहीं करेंगे, करने पड़ेगा। तो माइनर के केस में तभी रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है, तो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। किस केस में बोल दिया था? लेस्ली वर्सेस सेल, ये केस लिखा हुआ है। इस केस को लेस्ली वर्सेस सेल, इसको पढ़ लियो ध्यान से, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये तुम पढ़ रहे हो, एक बार क्लास में जाके ना किसी से पूछ के देखना। आवाज आ रही है? यस सर, आ सर रही है आ रही सर। है। आ, वो मैं नोट्स भी बना रहा था ना साथ ही तो ऐसे बोल नहीं हाँ, पा रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन सुन मेरी बात, ये अगर क्लास में जाके कल किसी से पूछना कि माइनर अगर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करता है और पैसे ले लेता है, और उसको पहले 64 65 पढ़ाना, उससे पूछना कि 64 में लिखा हुआ है कि वॉइड एग्रीमेंट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, और वॉइड एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम वॉइड में भी आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एब इनिशियो, तो क्या 64 या 65 अलाउ करता है उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे? तो आंसर इज नो। तो वो बोलेगा हाँ करने पड़ेंगे, तो आप बोल दे नहीं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस में मना कर दिया कि नहीं करने पड़ेंगे। फिर बोलेगा तो करने कैसे पड़ेंगे, तो आप उसे फिर पढ़ाओगे खानगुल वर्सेस लाखा सिंह केस, उससे बताओगे सेक्शन 63 सब क्लोज 2 पढ़ के देख ले एक बार। उसमें लिखा हुआ है कि और ये ऐसा क्यों हुआ है कि 64 65 में अलाउ कर नहीं किया। तो 64 65 स्टेचुटरी प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 33 जो ऐड हुआ है ना, वो इक्विटी के बेस पे ऐड हुआ है, और उसका एक रीजन ये था कि अनजस्ट अनरीचमेंट, नो वन कैन बिकम रिच ऑन द कॉस्ट ऑफ अनदर। समझ गए? यस सर। बेटा ये बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर इसको समझ गए ना, इसी पे केस। जुडिशरी आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो ये नहीं पूछेगा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बताओ कि वेदर रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल अगेंस्ट माइनर। उसमें ये पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। ओ ओके सर। अब आते हैं नो रेटिफिकेशन अगेंस्ट माइनर। हमने सेक्शन 62 63 देखा था। यस सर। सेक्शन 62 63 ये बोलता है, 62 बोलता है कि ऑल्ट्रेशन रेटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है। ऑल्ट्रेशन रेटिफिकेशन का मतलब है कि सपोज करो मेरे और तेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कल को उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट में, अभी हमारी टर्म क्या है कि 10 साल पहले मेरे तेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा 10,000 रुपए में। 10 साल तक मैं आपको 10,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज मेरे को याद आता है कि यार आज तो सब 1 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो हम क्या करें उसमें माइनर सा चेंज कर लें, तो उसे बोलते हैं नोवेशन। कि भाई हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बना दे, नोवेशन सेक्शन 62 में अलाउड है। रेटिफिकेशन क्या होता है कि उसमें थोड़ा फेरबदल कर लेना, और उसके अलावा ऑल्ट्रेशन होता है कि थोड़ा बहुत अल्टर कर देना, चेंज करना उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। ऐसी सेक्शन 63 में हमने देखा था थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, कि अगर सपोज करो तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि सर मेरे को आपका घोड़ा खरीदना है, उस घोड़े की वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब वो घोड़ा क्या होता है, तू मेरे को 1 लाख रुपए भी देते थे लेकिन घोड़ा मर जाता है,
मैं क्या बोलता हूँ, यार देख मैं 1 लाख रुपए तो तेरे को दे नहीं सकता, और घोड़ा भी मर चुका है, तो एक काम कर, उसकी जगह पे गाय ले ले। तो उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, कि आप उस घोड़े की जगह पे गाय में ही सेटिस्फाई हो जाते हो। सेक्शन 62 63 पढ़ना एक बार दोबारा से। ऐसे ही बोलता है माइनर एग्रीमेंट में रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है 62 के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? ओके सर। रेस्टिट्यूशन का मतलब पता क्या होता है? कि सपोज करो आज की डेट में तू माइनर है, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट एग्जिस्ट होता है। जब तू मेजर हो जाता है, कल को तो बोल दे सर वो उस टाइम पे मैंने एग्रीमेंट किया था, तो आप एक काम करो उसको रेटिफाई कर दो, अब उसमें थोड़ी चेंज कर लेते हो क्योंकि अब तो मैं मेजर हो चुका हूँ, उसी एग्रीमेंट को तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड था। उस वॉइड एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। एक बार अगर वॉइड डिक्लेयर हो गया तो वॉइड डिक्लेयर हो गया। आप या तो नया कॉन्ट्रैक्ट करो मेजर होने के बाद, अब उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप दोबारा से रेटिफाई कर रहे हो तो रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। अब देख लेते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Section 12 provide that a person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he make it he is capable of understanding the forming a rational judgment as to effect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। ये मैंने पढ़ाया था तुमको पहले, अगर याद होगा फिर बता देता हूँ। ए पर्सन साउंड माइंड पता कब होता है? एक बंदा है जो थोड़ी देर के लिए साउंड माइंड हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो जब वो अनसाउंड माइंड में है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली वो पागल है, देखते ज्यादातर वो पागल ही है, उसे पागल बोलते हैं सब, लेकिन कुछ देर के लिए वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली, बस कभी कभी वो साउंड माइंड बन जाता है, मैं मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो साउंड माइंड बन, जनरली उसको पागल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो साउंड माइंड बन जाता है। तो जब वो साउंड माइंड बनेगा ना, तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। ए पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ए पर्सन एक सही है, जैसे वंश को मैं बोलूं, वंश अच्छा वाला इंसान है, वो पागल नहीं है, ठीक है, लेकिन वंश कभी कभी पागल हो जाता है जब इसको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। जब इसको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, जब वो पागल हो जाता है, तो जब वो उसके साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड ही नहीं है। तो एक बात याद रखना, एक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अब अगर पागल है, वो कभी कभी साउंड माइंड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे कोई अच्छा वाला इंसान है, वो कभी कभी पागल हो जाता है, तो जब वो पागल हो जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं फिर पढ़ देता हूँ। सेक्शन 12 प्रोवाइड दैट a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding, या इसे ध्यान से पढ़ना, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझ रहे हो, आप एक रैशनल जजमेंट भी क्रिएट कर पा रहे हो अपने माइंड में कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये मेरे बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के अगेंस्ट में जा रहा है। अगर आप ये सब समझ पा रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझ पा रहे हो और एक रैशनल जजमेंट क्रिएट कर पा रहे हो और उसका इफेक्ट कर पा रहे हो कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो आपको साउंड माइंड बोल देंगे। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा, आप तो पागल हो, तो उस कंडीशन में आप कैसे हो? अनसाउंड माइंड हो। ए पर्सन दैट सेक्शन 12 प्रोवाइड दैट ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to affect upon his interest। ठीक है, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, तो ओकेजनली जब वो साउंड माइंड होगा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ए पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, तो जब वो अनसाउंड माइंड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एन एग्रीमेंट बाई ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। तो अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो एग्रीमेंट कर लेता है, तो ये कैसा एग्रीमेंट होगा? एक पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर यस रहा है, सर। एग्रीमेंट कर रहा है, वो अनसाउंड माइंड का है, तो इसका नेचर कैसा होगा एग्रीमेंट का? सर वॉइड। वॉइड, वैलिड, वॉइड। For example, a patient in a lunatic system asylum who is of intervals of sound mind may contract during those intervals। एक आदमी है जो पागल है, लेकिन वो कभी कभी सही हो जाता है, तो जब वो सही हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये इलस्ट्रेशन ये बता रही है। ऐसे ही यस दूसरी सर। इलस्ट्रेशन बता रही है, एक दूसरी इलस्ट्रेशन बता रही है कि एक अच्छा वाला आदमी है, वो कभी कभी पागल हो जाता है, तो जब वो कभी कभी पागल हो जाता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रीजन उसका क्या है?
देखो, हर चीज का रीजन है, क्योंकि जब कोई आदमी पागल हो जाएगा ना, तो सेक्शन जो मैंने सेक्शन 12 बता रहा हूँ उसकी सेकंड लाइन फिर पढ़ो जो अंडरलाइन की हुई है। केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट। तो अगर आप साउंड माइंड हो तो आप केपेबल हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, और एक रैशनल जजमेंट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और मैं आपसे सिर्फ 10,000 रुपये लूंगा, तो आप उस नेचर को समझ पा रहे हो कि सर हमसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं और 10,000 रुपये ले रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि मैं आपसे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपसे 50,000 रुपये लूंगा। तो आप क्या हो, रेशनल जजमेंट क्रिएट कर रहे हो कि एक काम करते हैं, अमित सर पढ़ाते भी ठीक है और पैसे भी कम ले रहे हैं, तो अमित सर से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो आप अगर केपेबल कर सकते हो उस नेचर का, अंडरस्टैंड कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप समझ पा रहे हो कैसा एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट को समझने के पास एक रैशनल जजमेंट क्रिएट कर पा रहे हो कि ये एग्रीमेंट में अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप साउंड माइंड के होते हो। समझ रहे हो? डिस्qualified person, person who are disqualified from contract by any law which they are subject to also incompetent। तो कौन सा मैंने एग्जांपल बताया था डिस्qualified person? सर विजय माल्या। इंसॉल्वेंट पर्सन बेसिकली, इंसॉल्वेंट, यस क्योंकि सर। इंसॉल्वेंट या आप इसमें लिख सकते हो मर्डरर। ओके सर। लेकिन मर्डरर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मर्डरर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है टू टेक प्रॉपर्टी इन इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन, आई थिंक 27 या 28 है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हालांकि उसको मत लिखना, आप ये आईपीसी वाला एग्जांपल लिख देना, इंसॉल्वेंसी वाला। तो आज की क्लास इतनी थी दोस्तों, मिलते हैं कल। अच्छा एक चीज सुन लो पहले, सुनो सुनो सुनो, सुनना। यस सर हमारा बोलिए। प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हमने कर लिया, अभी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो पढ़ के आओगे। अभी तो ये पढ़ लिया हमने, ये सारे सेक्शन घर जरूर पढ़ना। अभी जो सेक्शन पढ़ के आओगे, सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक पढ़ के आओ, ठीक है। कल हम सर करेंगे कंसेंट या फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सर कल कल से क्लास कितने बजे होगी? आप बताओ कितने बजे लूँ, कल छुट्टी है क्योंकि। कल तो तो ये सर यही कल छुट्टी टाइमिंग रख है। लो सर, सुबह गई। सुबह का मेरे सर को कल टाइम बता छुट्टी देना आप। नहीं है। कल छुट्टी नहीं है? नो सर। चल ठीक है, फिर तो बता दियो, अगर जैसे भी मेरे को टाइम बता देना, मैं तो किसी भी टाइम तैयार हूँ कल। ओके सर, ठीक ओके। है सर। ठीक है, नंबर 1 मेरे को श्योर अभी हो? सेंड कर दिया है, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके चल ठीक है, मिलते हैं कल। सर। हाँ जी हाँ जी, बता। सर अगर कोई जैसे मान लो जेल में है और सर उसी के ऊपर एक और केस लग जाए तो मतलब उसके साथ क्या होता है? उस पे और केस लग जाए जेल के अंदर अंदर? हाँ यस सर। सर जैसे ये बोल नहीं है बिश्नोई करके उसने जो मारा है तो सर इल्जाम वो तो जेल में है लेकिन इल्जाम तो उसी पे लगा है ना। हाँ तो इल्जाम तो लग सकता है उस पे। हाँ तो सर मतलब ऐसे में क्या होता होगा उसकी जेल मतलब बढ़ा देते होंगे। नहीं, उस पे फिर एक और केस चल जाएगा। जैसे मान लो एक होता है ना, अच्छा। जैसे एक बंदे के अगेंस्ट में केस खेल रहा है थेफ्ट का, दूसरे बंदे के उसने फिर मर्डर भी कर दिया, फिर उसने चोरी भी कर ली फिर हाँ। से। तो उस पे 3 केस चल रहे हैं, तो उसकी अलग अलग पनिशमेंट मिलेंगी तीनों की, अच्छा। ठीक है ना। और सर तीनों ओके में सर। सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे कि 24 आवर्स के अंदर एक मतलब जज के सामने लेके आना है, प्रोसीडिंग होगी वो हाँ सब। सर अगर वो जेल में है तो। अगर वो पुलिस कस्टडी में है ना, तो पुलिस कस्टडी हाँ। क्या होता है, दो तरीके की कस्टडी होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जब हाँ। पुलिस ऑफिसर पुलिस थाने में है ना, तो उसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी। किसी भी पर्सन को पुलिस थाने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। यस अगर सर उसको फिर 24 घंटे से ज्यादा रखना है, अगर उसको 24 घंटे से ज्यादा रखना है, या 15 दिन की रिमांड जो होती है, 10 दिन की रिमांड जो भी लेनी है, तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रिमांड का मतलब होता है बेसिकली कि हमने किसी को अरेस्ट किया, तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से अरेस्ट किया था, और 24 घंटे में हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जज साहब हम इसको आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप इसको हमको वापस दो, हमको इन्वेस्टिगेशन कर ली। इसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी में अगर है। लेकिन अगर कोई गैंगस्टर पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में है, पहले से ही जुडिशियल कस्टडी यस में है, सर। तो उसको अगर कस्टडी में दोबारा लेके आना है किसी केस के लिए, तो उसमें फिर परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की, या फिर जो जेलर है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही उसको दोबारा से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी को पुलिस कस्टडी में लेती है तो वो पनिशमेंट के पर्पज से नहीं लेती। वो मैं बाद में बताऊंगा, अगर बीएनएसएस का भी पढ़ाऊंगा। तो वो बेसिकली इसलिए लेती है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है उस ऑफेंस में, और इन्वेस्टिगेशन से पर्पज से आप सपोज करिए, या फिर उसे प्रिवेंट करना है कि वो ऑफेंडर दोबारा से कोई ऑफेंस ना कर दे, या किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर दे, या किसी एविडेंस को टेम्पर ना कर दे। तो इसलिए पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है उस पर्सन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसे लगता है कि अगर जज साहब को भी लगता है कि भैया 24 घंटे से ज्यादा इसकी कस्टडी जरूरी है, और 15 दिन से भी ज्यादा इसकी कस्टडी जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर इसको बाहर करेंगे
हेलो। हेलो। भाई सर की आवाज गई। गई। गौरव, डाउट हो? हाँ, कुछ और पूछना है क्या? क्या बोल रहा था तू? सर मैं बंद कर दूं ना रिकॉर्डिंग सर अभी, क्योंकि ज्यादा खिंच रही हाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, कर दे। ओके ओके।